गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। बीए बीएड, बीएससी बीएड, 4th ईयर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आप पढ़ रहे हैं लिंग संवेदीकरण के प्रचलन में मुद्दे और चुनौतियां। इन लिंग संवेदनशीलता को लाने के लिए जो वर्तमान समय में मुद्दे हैं और चुनौतियां हैं, उन पर चर्चा करने से पहले हमको इस लिंगीय भेदभाव को समझना होगा। प्रशिक्षणार्थियों, बालिका के जन्म लेते ही लिंगीय भेदभाव शुरू हो जाता है। लिंगीय भेदभाव दो प्रकार से बालिका के जन्म से पहले और बालिका के जन्म के बाद दो प्रकार से होता है। दोनों देखिए, बालिका ने जन्म लिया नहीं है, उससे पहले ही उसके साथ भेदभाव प्रारंभ हो चुका है। लिंग की जांच कराई जाती है कि महिला के गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो लड़का है या लड़की है। क्या ये वर्तमान प्रचलन में एक ज्वलंत मुद्दा नहीं है? ये लिंग संवेदनशीलता लाने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं है? महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु की जांच की जा रही है और हम बात कर रहे हैं जेंडर संवेदनशीलता की। ये बेमानी है, इसका कोई औचित्य नहीं है जब तक हम इन भेदभावों को, जो बालिका दुनिया में आई नहीं है उसके आने से पहले, उसके जन्म लेने से पहले भेदभाव शुरू कर दिया गया समाज के द्वारा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं जिक्र कर रहा हूं सोनोग्राफी का, नई तकनीकों का, जो विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इन वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, इन मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, इन उपकरणों का जो प्रयोग किया जा रहा है, बल्कि दुरुपयोग किया जा रहा है। बालिका ने जन्म नहीं लिया है और उसके लिंग की जांच की जा रही है कि लड़का है या लड़की है। मां के पेट में शिशु आया है, अब खुदा जाने वो बेटा है या बेटी, लेकिन इनके पास में जानकारी है। ऐसी मशीनों के माध्यम से, ऐसे उपकरणों के माध्यम से ये जांच करवाने के लिए उस महिला को ले जाते हैं। जबकि भारतीय संविधान में ये कानून बना दिया गया है कि लिंग की जांच करना एक दंडनीय अपराध है। और तो और जिस क्लिनिक पर, जिस अस्पताल में, जिस हॉस्पिटल में, जिस संस्था में ये जांच की गई है, सरकार उसको भी गैर जिम्मेदार ठहराएगी और उसके संस्थान को बंद कर देगी। प्रशिक्षणार्थियों, क्या आप जानते हैं ये लिंग निर्धारण का, ये लिंग परीक्षण का परिणाम क्या निकला? कन्याओं की भ्रूण की हत्याएं कर दी गईं। राजस्थान
लिंगानुपात 926 1000 पुरुषों पर। आपका पंजाब 893 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। और तो और बड़े शहरों के अध्ययन को स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में 818 ही महिलाओं की संख्या निकली है 1000 पुरुषों पर। क्या हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या, ये चुनौती नहीं है, ये एक ज्वलंत मुद्दा है। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि बालिका का जन्म नहीं हुआ है और उसके लिंग की जांच की जा रही है, और लड़का पैदा होने का उस मां पर दबाव बनाया जा रहा है, सासू मां के द्वारा, ननद जी के द्वारा, बुआ जी के द्वारा, और तो और उसके हस्बैंड के द्वारा भी दबाव बनाया जाता कि लड़की हो गई तो यूं रख लेना, लड़की हो गई तो ऐसा हो जाएगा, लड़की हो गई तो वैसा हो जाएगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, परिवारजन हम क्या मुंह दिखाएंगे, हमारे बेटे को जन्नत में तो लड़का ले जाएगा, ये सोच। प्रशिक्षणार्थियों, यहां पर बालिका का जन्म नहीं हुआ है और बालिका के जन्म से पूर्व उसके लिंग की जांच की जा रही है, लड़का पैदा होने का दबाव बनाया जा रहा है, कन्या के भ्रूण की हत्याएं की जा रही हैं। ये लिंगीय भेद जन्म से पहले हो चुका है। वो मासूम नहीं जानती कि उसकी जन्म देने वाली मां, उसके पिता, उसके दादा दादी, उसकी बुआ जी, उसकी अपने परिवारजनों के द्वारा, अपने खून के द्वारा उसका खून किया जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है। ये समाज को, ये दुनिया को झूठा दिखावा करने के लिए कि हमारे यहाँ कन्याएं नहीं होती, अपनी नाक ऊंची करने के लिए, अपनी मान और मर्यादा की झूठी शान सेखियां बघारने के लिए वो कन्याओं की भ्रूण की हत्या कर रहे हैं। जैसे तैसे करके अगर उसने जन्म भी ले लिया है तो आप देखिएगा जन्म के बाद उसके घर और बाहर दो तरह का भेदभाव उसको देखने को मिलता है, झेलने को मिलता है या बर्दाश्त करना होता है। वो आपके सामने बताता हूं। घर में बालिका का जन्म हो गया है, जन्म लेने के बाद घर में मातम छा गया है। और तो और जिस मां ने जन्म दिया है उसका चेहरा पीला पड़ गया है और अन्य परिवारजनों का चेहरा नीला पड़ गया। घर में नीरस वातावरण है। अगर पुत्र पैदा होता तो जश्न का माहौल होता, उत्सव मनाया जाता, थालियां बजाई जाती और ढोल नगाड़े बजाए जाते, पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी जाती। वो कन्या के जन्म पर मातम में बदल जाता है। ये लिंग संवेदीकरण में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए। प्रशिक्षणार्थियों,
परिवार में बालिका के जन्म लेते ही नीरस वातावरण हो गया और बेटे के जन्म पर जहां उत्सव का माहौल होता है, जश्न का माहौल होता है, वो जश्न अब मातम में बदल गया है। वो जश्न अब मातम में बदल गया है, क्योंकि बेटी ने जन्म लिया है। जन्म किसने लिया? बेटी ने जन्म लिया है। ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा कि बेटी आपको क्या दुख देगी, बेटा आपको क्या निहाल करेगा? ये मात्र एक हमारी सोच, हमारे पूर्वाग्रह, हमारी दकियानुसी सोच, हमारा ये नजरिया, जिसे हम चेंज करना नहीं चाहते। प्रशिक्षणार्थियों, बालिका के जन्म लेने के बाद उससे भेदभाव हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया, जन्म से पूर्व उसके साथ भेदभाव हो रहा है, और तो और जैसे तैसे करके जन्म भी ले लिया है, फिर भेदभाव, नीरस वातावरण और उत्सव मातम में बदल गया है, और तो और उसके पालन पोषण में ना उसका ख्याल रखा जाता है, ना उसकी माँ का ख्याल रखा जाता है। उन दोनों के लिए ही भोजन में कटौती कर ली जाती है। जिन माताओं को प्रसव के दौरान पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में सप्लीमेंट्री फूड्स या कुछ ड्राई फ्रूट्स और दूध, घी, गोंद और आप ये कह लीजिएगा पौष्टिक आहार का सेवन कराया जाता है, क्योंकि उसने उनके लाल को जन्म दिया है, पुत्र ने जन्म लिया है, जश्न का माहौल है। शिशु को तो माल मिलेगा ही, शिशु की मां को भी माल मिल रहा है। ड्राई फ्रूट्स खिलाए जा रहे हैं, पौष्टिक आहार खिलाया जा रहा है, घी और दूध का बंदोबस्त उचित ढंग से किया गया है। मां की पूछ हो रही है, मां को पूछा जा रहा है, क्योंकि मां ने उनके घर में एक रत्न को जन्म दिया है। वो पुत्र रत्न है, पुत्र रत्न, पुत्र धन की प्राप्ति हुई है। और कन्या धन क्या है? पराया धन है, ये तो पराये घर चली जाएगी। वो ड्राई फ्रूट्स, वो पौष्टिक आहार, वो स्वादिष्ट व्यंजन, वो लजीज खाने, ये एक ख्वाब हो जाते हैं ऐसी महिलाओं के लिए जिन्होंने कन्याओं को जन्म दिया है। और तो और विडंबना देखिए, उस मासूम को उस माँ के साथ सजा मिलती है। मासूम के पालन पोषण में, उस बालिका के पालन पोषण में, उसकी माँ के खान पान में कटौती कर ली जाती है। क्या मैं ये दंत कथाएं पढ़ा रहा हूं? नहीं, ये सत्य कथा है। इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे चाहे अशिक्षित समाज हो या शिक्षित समाज हो, हम महिलाओं के साथ में बरसों से ऐसा प्रचलन करते आ रहे हैं, ये हमारे प्रचलन में है, ये व्यवहार करते आ रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, आपके लिए बालिका के जन्म के उपलक्ष्य में, उस माँ के पालन पोषण में और उसके खान पान में कटौती कर ली गई है। और तो और उस माँ का, उस कन्या का, उनके स्वास्थ्य की कोई देखभाल नहीं की जा रही। ना माँ का ख्याल है,
ना उस कन्या का जो मासूम है, बेबस है, लाचार है, वो जानती नहीं, वो पहचानती नहीं, वो बोलती नहीं, ऐसी स्थिति में उसके साथ भेदभाव किए जा रहे हैं। ना उसके स्वास्थ्य की, ना उसकी मां के स्वास्थ्य की कोई देखभाल की जा रही है। क्या हमारे समाज के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं? क्या हमारे समाज के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं? जिस जेंडर संवेदनशीलता को हम लाना चाहते हैं, उसमें आप महिलाओं के संग क्या हो रहा है, ये नज़ारा तो देखिए। ये हमारा सिस्टम कैसा है? हम किस सदी में जी रहे हैं? हमने अभी भी उन कुरीतियों को नहीं छोड़ा है, हमने अभी भी उन परंपराओं को नहीं छोड़ा है, हम अभी भी उसी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, और तो और मां को, अन्य परिवारीजनों को और उसके अपनों को, तीनों सेंटेंस सुन लीजिए, मां को भी यही शिक्षा प्रदान की जा रही है, परिवारीजनों को भी यही शिक्षा प्रदान की जा रही है, और उसके अपनों के द्वारा ये शिक्षा प्रदान की जा रही है कि किसी भी प्रकार से ये जन्म लेने के बाद हमारी जो बेटी है ये संसार छोड़ दे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हम निजात पालेंगे, हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कि पीछा छूटा, जाड़ा हुली हो गई और बेटी मर गई, ठंड लग गई और बेटी मर गई। समाज से ऐसे कह देंगे, समाज से वैसे कह देंगे। बुखार हुआ था और 2-3 बार उल्टियां हुई और हमारी बेटी ने संसार छोड़ दिया। ये लो, जबकि उसकी हत्या करने में इन परिवारीजनों का हाथ है, इस परिवार के लोगों ने उसकी हत्या की है, और उस हत्या को करने वाले कोई गैर नहीं, उसके अपने ही हैं, और उनके द्वारा उसकी हत्या करने की पूरी कोशिश की जाती है। क्योंकि ना तो उनको उचित खान पान दिया जा रहा है माँ बेटियों को, ना माँ बेटियों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल की जा रही है। ऐसी स्थिति में बालिका का संसार छोड़ना आसान हो जाता है, और पेरेंट्स, गार्जियंस, परिवारीजन झूठी शान बखारने के लिए, झूठी शान और शौकत दिखाने के लिए वो यही चाहते हैं कि बेटी ने जन्म तो ले लिया है और ये जल्दी से जल्दी संसार छोड़ दे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ये सोच है। क्या ये दंत कथा है? नहीं, ये सत्य कथा है। एक पिता के 4 कन्याएं हुई, बड़ा दुखी था कि हे भगवान, अब के तो मुझे पुत्र दे देना, और नहीं हुआ। 5वीं कन्या भी हो गई, और वो अपनी बेटी को एक चौराहे पर जाकर छोड़ आते हैं। रात्रि में चौराहे पर छोड़ा, मन नहीं मांगा, देखता हूं कोई उठाकर ले जाए कि नहीं ले जाए। बेटी रोई, वापस उठाकर ले आए। दूसरी रात फिर छोड़ने के लिए गए पिता, और छोड़कर आ गए चौराहे पर। फिर देखा किसी ने नहीं उठाया, वापस घर ले आए। तीसरी रात फिर गए और देखा कि बेटी को आज भी किसी ने नहीं उठाया है, तो फिर घर ले आए। तो सोचने लगे कि ईश्वर ने, मालिक ने, खुदा ने शायद मेरे ऊपर इसकी जिम्मेदारी है लालन पालन की, और उसको पाल पोस कर बड़ा किया। बड़ा होने पर कोई परिवार में ऐसी विपदा आई कि उसकी जो एक बहन थी बड़ी, वो संसार छोड़ गई, दूसरी ने छोड़ दिया, तीसरी ने छोड़ दिया, चौथी ने छोड़ दिया, और इस प्रकार से उसके परिवार में उसकी माँ ने भी संसार छोड़ दिया। अब वो बेटी अकेली रह गई, और बेटी अकेली रहने के बाद
अपने पिता के लिए वो सब कुछ करती है जो एक पुत्र से उम्मीद लगाई जाती है। पिता अपनी बेटी को देखता है और उस कहानी को बताता है, तो बेटी उस कहानी से मायूस नहीं होती, बल्कि पिता का सहारा बनती है। क्योंकि बेटे अपनी पत्नियों को लेकर दूर चले जाते हैं, एक बेटियां ही हैं जो अपने बुढ़ापे तक माता पिता का ख्याल रखती हैं, उनकी खबर लेती हैं। आपका बेटा आपके पड़ोस वाले रूम में रहता है, आपके बेटा और बहू रहते हैं, वो आपसे मिलते जुलते नहीं हैं, और बेटी कोसों दूर हो वो आपसे फ़ोन से कुशल क्षेम पूछती है, आपसे रोज़ाना समाचार लेती है, आपसे अपनी सब्जी का जिक्र करती है, आपसे अपनी रोटी का जिक्र करती है, घर के छोटी से छोटी और मोटी से मोटी बात का जिक्र करती है। ये बेटे कोई सुध नहीं लेते, चाहे आपके पास उस आस्तीन में पलने वाले सांपों की तरह रह रहे हों, फिर भी वो नहीं सोचते, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर रहता है या वो मिलना नहीं चाहते। सभी नहीं हैं, 80-90% तो ऐसे हैं जो माँ बाप के होते हुए उनकी देखभाल नहीं करते। वरना ये वृद्धाश्रम आज जो खुले हुए हैं, उनके पीछे हमारे समाज की यही चुनौतियां हैं। प्रशिक्षणार्थियों, उस कहानी से प्रेरणा ये मिलती है, जिस बाप ने हत्या करना चाही, उसी बेटी ने बड़े होकर पिता का सहारा बनी। प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षा में भेदभाव, बालिकाओं के साथ और बालक के साथ शिक्षा में आप देखिए, बालक है तो उसको डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट और उच्च से उच्च शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं। चाहे घर गिरवी रख दिया जाए, चाहे ज़मीन बेच दी जाए, चाहे लोन ले लिया जाए, उसके साथ में उसको उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए प्रबंध किया जाता। जबकि बेटी पैदा हुई है तो उसकी जो पढ़ाई चल भी रही है उसको छुड़वा लिया जाता है और शीघ्र, अति शीघ्र उसके विवाह का बंदोबस्त किया जाता है। क्योंकि लड़की को पढ़ाने से क्या होगा, ये तो पराया धन है, पराए घर चली जाएगी, तो उसकी शिक्षा के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। प्रशिक्षणार्थियों, क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं मैं किसका जिक्र कर रहा हूं? मैं जिक्र कर रहा हूं भेदभाव का। शिक्षा में भेदभाव किया जा रहा है। बेटे को ऊंची से ऊंची शिक्षा, महंगी से महंगी शिक्षा दिलाई जा रही है और बेटी को शिक्षा मिलते हुए भी वंचित किया जा रहा है। बेटा पढ़ने में चाहे काबिल होशियार ना हो, फिर भी पढ़ाया जा रहा है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इन कार्यों में महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं है, ऐसा मानते हैं। सामाजिक निर्णयों में, धार्मिक कार्यों में, सांस्कृतिक कार्यों में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती, ऐसा ये लोग मानते हैं। तो सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं से भेदभाव, उनको दोयम दर्जा प्रदान कर रखा है। सांस्कृतिक क्षेत्र में महिलाओं को ऐसा माना जाता है कि पुरुषों के मुकाबले में महिलाएं कमज़ोर बुद्धि लब्धि वाली, पुरुषों के मुकाबले में महिलाएं कमज़ोर शरीर वाली, महिलाएं कोमलांगी होती हैं, महिलाएं चतुर नहीं होती, महिलाएं ऐसी होती हैं, महिलाएं वैसी होती हैं। और धार्मिक कार्यों में भी ऐसा मानते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान में महिलाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। ख़ास तौर से इस्लाम धर्म के मस्जिद में आने की मनाही और इस्लाम धर्म में मस्जिद के इमाम बनने की उनको आज भी मनाही है। वो मस्जिद की इमाम बनकर नमाज अदा नहीं करा सकती, पर्दा प्रथा है। इन धार्मिक रीति रिवाजों में, संस्कारों में, क्योंकि लड़का है तो वो ही पिंडदान करेगा, वो ही मुखाग्नि देगा, लड़का स्वर्ग में ले जाएगा, ऐसी धार्मिक
धारणाएं इन लोगों ने बना रखी। धार्मिक रूप में भेदभाव, सांस्कृतिक रूप में भेदभाव, सामाजिक रूप में भेदभाव महिलाओं के संग आपको देखने को मिल जाएगा। आर्थिक, आज भी महिलाओं को पिता के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, बड़े होने पर, विवाह होने पर पति के हाथ, और वृद्धावस्था में उनको हाथ फैलाना पड़ता है पुत्र आदि की तरफ। प्रशिक्षणार्थियों, ये हाथ फैलाना अर्थात आर्थिक अधिकारों से उनको वंचित कर रखा है। आर्थिक आज़ादी महिलाओं को नहीं प्रदान की गई है। सामाजिक कुप्रथाओं में महिलाओं को डायन बताया जाता है, बिसाही बताया जाता है, और दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा ऐसी कुप्रथाएं हैं जिन मुसीबतों का, जिन बलाओं का उनको अपने घर में ही सामना करना पड़ता है। ऐसी कुप्रथाएं हैं। महिला का लंबे समय तक ब्याह नहीं हुआ, महिलाओं को डायन, बिसाही, पर्दा प्रथा ऐसी कुप्रथाओं का सामना घर में ही करना पड़ता है। बाहर चलते हैं तो देखिए उनको अभद्र व्यवहारों का सामना करना पड़ता है। राह चलते चलते पुरुष उनके साथ टच हो जाते हैं, हाथ लगा देते हैं, कंधा लगा देते हैं, और ऐसी हरकतें करते हैं जो समाजोचित व्यवहार नहीं माना जाता, अभद्र व्यवहार करते हैं। महिलाओं को छूना बहुत से पुरुषों की आदत है, और वो इस प्रकार के अभद्र व्यवहार महिलाओं से करते हैं। महिलाओं की लाज लूट लेना, सील भंग करना, रेप आदि कर देना, बलात्कार करना, ये उनके लिए बाहर सामना करना पड़ता है। असुरक्षित वातावरण, वो पढ़ने जाएं तो असुरक्षा, कार्यस्थल पर जाएं तो असुरक्षा, और वो कहीं बाजार आदि जाएं तो असुरक्षा, सफ़र करें तो असुरक्षा, उनके लिए सुरक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं है। ये भेदभाव है। असुरक्षा का वातावरण उनके चारों इर्द गिर्द बना दिया गया है पुरुष प्रधान समाज के द्वारा। छीटा कसी, गंदे गीत गाना, द्विअर्थी संवाद, इन महिलाओं को ऐसे भेदभावों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को देखकर कुछ लोग छीटा कसी करते हैं, और गंदे गीत गाते हैं, द्विअर्थी संवाद बोलते हैं, और वो द्विअर्थी संवाद, गंदे गीत गाना महिलाओं को देखते ही ये लोग छीटाकसी करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और वो टीका टिप्पणियाँ और उनका मुकाबला करती हैं। ये महिलाओं के संग होने वाला एक भेदभाव है। प्रशिक्षणार्थियों, कार्यस्थल पर महिलाओं का शारीरिक शोषण हो जाता है। उसके बॉस के द्वारा, उसके सहायक अन्य कर्मचारियों के द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर शोषण हो जाता है। उसका बॉस उसको देर तक रोकने का प्रयास करता है, अन्य सहायक कर्मचारी या उसके साथी कर्मचारी हैं वो भी उसके शारीरिक शोषण का प्रयास करते हैं, और बातों में, झांसों में लेने के बाद वो उनका शारीरिक शोषण कर लेते हैं। तो महिलाओं को कार्यस्थल पर भी शोषण का शिकार होना पड़ता है, जबकि देश का कानून बन चुका है कि कार्यस्थल पर अगर महिलाओं का शोषण हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कार्यस्थल पर शोषण के खिलाफ 2013 में एक कानून पास हुआ है जिसकी सहायता ली जा सकती है। समान कार्य समान वेतन। महिलाओं को पुरुषों के समान कार्य करने के बाद भी पुरुषों के समान वेतन नहीं मिलता, तो ये भेदभाव है घर से बाहर होने वाला। महिलाओं को मातृत्व अवकाश और सम्मान नहीं मिलता। अगर उन्होंने बेटी पैदा कर दी है तो उनको वो सम्मान नहीं मिलेगा, और वो मातृत्व अवकाश भी नहीं मिलता, जबकि कानून है फिर भी उनको इन अधिकारों से वंचित कर रखा है। कार्यस्थल पर महिलाओं को खासतौर से छोटी संस्था हो या मोटी से मोटी संस्था हो, सब लोग बनाना चाहते हैं
कि महिलाओं को देखकर हमारे कस्टमर, महिलाओं को देखकर हमारे ग्राहक ज़्यादा आएंगे, इसलिए महिलाओं को रिसेप्शनिस्ट रखा जाए। तो महिलाओं को एक प्रोडक्ट की तरह पेश किया जा रहा है, जैसे प्रोडक्ट हो, जैसे कोई वो उत्पाद है प्रोडक्ट के रूप में। आप जितने भी खाद्य सामग्री या मेकअप का सामान, कपड़े, जो भी कुछ है, उनको आप देख लीजिएगा और उन उत्पादों का जो ऐड करती हैं 99% महिलाएं हैं, और उनको ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे वो ही प्रोडक्शन हो, वो कोई उत्पाद हो, एक वस्तु के रूप में। ये महिलाओं के साथ आकर्षक उत्पाद की तरह उनको पेश करना और ऑफिस में उनको रिसेप्शनिस्ट बनाना, ये उनको यूज करने का, अर्थात महिलाओं के संग पुरुषों का ये भेदभाव का अलग तरीका है। प्रशिक्षणार्थियों, इन भेदभावों का महिलाओं को सामना करना पड़ रहा है, और ये हम बात करते हैं कि लिंग संवेदीकरण, अर्थात लिंग संवेदनशीलता, जेंडर संवेदनशील हम बन जाएं। आप पहले इन मुद्दों पर तो चर्चा कर लो, इन मुद्दों को तो हल कर लो, हम लिंग जेंडर संवेदनशील बन जाएंगे, बशर्ते हम इन पूर्व अवधारणाओं को, इन मुद्दों को, इन ज्वलंत समस्याओं को, इन चुनौतियों को दूर तो करें, इन चुनौतियों का सामना तो करें, इन चुनौतियों को हटाएं तो सही, इनका समाधान तो करें। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के संग होने वाला ये भेदभाव जन्म से पूर्व का और जन्म के बाद का, मैंने जैसा कि बताया कि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में ये समानता के अधिकार प्रदान करने होंगे। शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र का, सांस्कृतिक के क्षेत्र का, आर्थिक क्षेत्र का, तब तक हम जेंडर संवेदनशील नहीं हो सकते जब तक महिलाओं को सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दों में समानता नहीं प्रदान की जाएगी, तब तक हम जेंडर संवेदनशील नहीं हो सकते। महिलाओं के साथ वेतन की कटौती, समान कार्य है, समान पद है, फिर वेतन समान क्यों नहीं, जबकि 1976 में समान कार्य के लिए, समान पद के लिए समान वेतन लागू कर दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों, मातृत्व अवकाश के लिए महिलाओं के लिए प्रावधान है। ये सारे के सारे भेदभाव जिस दिन मिट जाएंगे, जेंडर संवेदनशील हम और हमारा समाज और हमारे देश के नागरिक हो जाएंगे। मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ आपको मैंने पढ़ाया कि जेंडर संवेदनशीलता के लिए प्रचलन मुद्दे और चुनौतियाँ, जिनमें पहले लिंगीय भेदभाव को समझना होगा। आपके समझ में थोड़ा बहुत जरूर आया होगा, नहीं आता है तो पूछ लीजिए। आपके जो भी माकूल सवाल होंगे उनके माकूल जवाब दिए जाएंगे। मैं आपके लिए और तमाम सुनने वाले साहिबान के लिए तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने मुझे सुना, समझा, जाना। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।